बच्चों, अब हम लासा के और पाठ के आगे के अनुच्छेद को बताने जा रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि चढ़ाई तो थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। मतलब जितना पहाड़ों पे चढ़ना कठिन होता है उतना उतरता नहीं। उतरने में बहुत आसानी रहती है। शायद 2-1 लोग और भी साथ में इनके नीचे उतरे। इनका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इन्होंने सोचा कि शायद घोड़ा जो है चढ़ाई में थक गया है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है। इन्होंने घोड़े को मारना उचित नहीं समझा और बहुत धीरे धीरे चलने के कारण ये नीचे उतरने में इनको टाइम लगा। और दूसरी बात ये थी कि 1-2 राहें पर ये अपना रास्ता भी भूल गए। लंकोर की ओर बढ़ रहे थे अब ये, किंतु वहाँ पर ये जो है रास्ता भूल गए। और रास्ता भूलने से क्या हुआ, 1.5-2 किलोमीटर ये गलत रास्ते पे चले गए। उसके बाद फिर रास्ता पूछ करके ये सही रास्ते पे आए और तब उतरे। उतरने में इनको शाम हो गई, 4 बज गया लगभग। 4 बजे के लगभग तब तक जो इनके मित्र थे सुमित, वो जो हैं नीचे पहुंच चुके थे। वो इनका इंतज़ार कर रहे थे। इतनी देर में वो इंतज़ार करते हुए मिले। इससे क्या हुआ, बहुत गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और उन्होंने बहुत सारे कंडे फूंक डाले। कंडे मतलब गोबर से बने, गाय भैंस के जो गोबर से उपले बनते हैं उनको कंडे बोलते हैं। कंडे फूंक डाले मतलब बहुत सारे, ठंड होती है पहाड़ों पे, तो ठंड के मारे उन्होंने बहुत सारे कंडे जला लिए। और 3 बार चाय को गर्म किया, चाय भी खूब पी। तो मतलब वो बहुत गुस्से में थे। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। इन्होंने मित्र से कहा, उनसे सुमित से, कि मेरे को घोड़ा ही ऐसा मिला, मुझे तो नहीं लग रहा था कि हम अभी भी पहुंच पाएंगे। हो सकता है मुझे पहुंचने में रात हो जाए। खैर, मंगोलों को जितनी जल्दी गुस्सा आता, सुमित को मतलब जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाए। मतलब सुमित मंगोल जाति के थे, मैंने पहले भी बताया। और जो मंगोल जाति के लोग होते हैं वो बहुत गोरे तो होते ही हैं, और गुस्से में उनका मुंह बिल्कुल लाल हो गया था। जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा उतर भी जाता था। बहुत देर गुस्सा नहीं रहते थे। उसके बाद वहाँ पर जहाँ पर ये ठहरे थे वो एक अच्छी जगह थी। अच्छी जगह पर ठहरे थे, लंकोर में अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ पर उनके अच्छे मित्र थे। पहले उन्होंने सत्तू खाया। सत्तू क्या है, जौ और चने से बना हुआ, भुने चने और भुने जौ से बना हुआ आटा, उसको सत्तू कहते हैं। और उसके बाद गर्मा गर्म थुक्पा एक वहाँ का पहाड़ी भोजन होता है वहाँ का, जिसमें हड्डी, मांस, मूली और चावल का आटा, ये सब मिलाकर एक लेई जैसा तैयार किया जाता है। और उसको ये लोग गरम गरम खाए, जो वहाँ पे मिला इनको। जब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, टापू जैसा था वो, जहाँ पे आगे पढ़े तो तिंगरी में, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी। मतलब वो जो मैदान था, तिंगरी का मैदान था, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और उस घिरे हुए स्थान को, पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमित के बहुत सारे यजमान थे। यजमान क्या होता है, जो एक तरह से जो ब्राह्मण होते हैं उनके बहुत सारे ग्राहक जैसे होते। तो जो ग्राहक ही समझ लो, तो उसी को यजमान कहते हैं, जहाँ जाकर लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मण लोग पूजा कर। तो ये इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर इन्होंने आसपास के गांव में सुमित के बहुत से, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से ये गंडे बना लेते थे। गंडे कुछ कपड़े का एक बत्ती ऐसा बना करके उसके अंदर कुछ रख करके और गांठ लगा कर देना। और ये वहाँ पे इनके गंडे खत्म नहीं हो रहे थे। बहुत सारे यजमान थे, ये सबको बता रहे थे कि मैं बोध गया से ही गंडे लाया हूँ, किंतु ऐसा नहीं था। जब गंडे खत्म हो जा रहे थे तो वहीं के कपड़े से गंडे ये बना ले रहे थे और सबको बांट रहे थे। आज का ये
आसपास के गांव में हफ्ता भर जाना चाह रहे थे कि इधर जाए उधर जाए, अपने यजमानों से मिले। किंतु लेखक ने सोचा कि नहीं, अगर ये जाएंगे पास में इसी गांव में जाए तब तो ठीक है, नहीं दूसरे गांव में जाएंगे तो बहुत समय लगा देंगे। इसलिए लेखक ने उन्हें मना किया कि मत जाओ, मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। जो यजमान इनको रुपए देते वो इन्होंने सोचा कि मैं दे दूंगा। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया सामान ढोने वाला, जो सामान ढोने वाला था उसकी नहीं, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। 10-11 बजे की तेज धूप में चलना उन्होंने वहाँ की धूप के बारे में बताया कि वहाँ की धूप ऐसी होती है कि अगर सूर्य की तरफ मुँह करो तो मुँह तो बहुत गर्म हो जाए, किंतु पीठ ठंडी हो रहेगी। इस तरह की पहाड़ की उनकी धूप थी वहाँ पर तिब्बत में। यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लो तो गर्मी खत्म हो जाती। जो मुंह में बहुत तेज़ धूप लगती थी वो गर्मी अगर मोटे कपड़े से ढक लो तो वो कम हो जाती थी। और आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके, जो मैंने बताया कि अगर वो सूरज की ओर मुँह करके चलो तो मुंह तो ठंडा हो जाता, किंतु पीठ ठंडी हो मतलब मुंह तो गर्म हो जाता और पीठ ठंडी हो जाती है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चले। पहाड़ों पे बिना डंडे के नहीं चला जा सकता क्योंकि पहाड़ बड़े ऊंचे ऊंचे और चलने पे पैरों में जोर लगता। तो इन्होंने अपना सामान लादा और चल दिए वहाँ की तरफ। फिर हमने चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वो एक और यजमान से मिलना चाहते थे। यद्यपि टिंगरी में भी उनके बहुत सारे यजमान थे, किंतु वो किसी और से मिलना चाहते थे और लेखक ने एक बार उनको मना कर दिया। तो वो शेखर विहार की तरफ मुड़ गए। शेखर विहार की तरफ जब मुड़ गए तो वहाँ पर मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए तिब्बत की ज़मीन, अब वहाँ पे जमींदारी की व्यवस्था बताई गई है। लेखक बता रहे हैं कि तिब्बत की ज़मीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी। जागीरदार मतलब मुखिया होता है जिसकी ज़मीन होती है उसके लिए उनका जागीरदार में। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में रहता है। मठ मतलब वो जो लोग रहते हैं कि मेन मुखिया जो लोग होते हैं जहाँ रहते हैं उसको मठ कहते हैं। अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। उसके लिए मजदूर बेगार माने मुफ्त में वहाँ पे जो काम कराते हैं, खेती मजदूरी कराते हैं, उसका पैसा नहीं देते हैं, मजदूर से मुफ्त में काम कराते हैं। और खेती का इंतजाम देने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो किसी राजा से, जागीर की आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। वहाँ पर भिक्षु रहते हैं। भिक्षु मतलब बौद्ध भिक्षु कहलाएंगे या जो भी है, जो संन्यास लेते हैं भिक्षु, वह अलग ही रहते हैं, उनको बौद्ध भिक्षु कहा गया। भिक्षु रहते हैं जो खेती का इंतजाम देखने के लिए आते हैं, जो अपनी जागीर के आदमियों से के लिए किसी राजा, जैसे राजा आता है और अपना खेती बाड़ी देखता है, उसी तरह बौद्ध भिक्षु भी वहाँ पर आकर के जागीर का काम देखते थे। शेखर की जो खेती का मुखिया भिक्षु था नमसे, वो बहुत, उसके बारे में वो बता रहा लिखा कि वो बहुत सभ्य था, भद्र था, क्योंकि ये लोग तो भिखमंगे के वेश में थे, किंतु वो बड़े प्रेम से इन लोगों से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, मतलब ये भिखमंगे, फिर भी उन्होंने बहुत ख्याल किया इनका और बहुत प्रेम से मिले। यहाँ कुछ मतलब वहाँ पर एक बौद्ध धर्म का मंदिर भी था जिसमें बुद्ध वचनों की हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी 103 पोथियाँ मिल गई थी। 103 पोथियाँ रखी थी, मतलब वहाँ पे लेखक को मिल गई, रखी हुई मिली थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अक्षरों में लिखी थी। जो बुद्ध वचनों की वो इनको पुस्तकें मिल गईं, 103 पुस्तकें, मोटी मोटी पोथियाँ मतलब मोटी मोटी किताबें जो इनको मिली, वो इन्होंने अपना पढ़ने में ये मगन हो गए। अब इनको लगा कि हम इन किताबों को पढ़ेंगे। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने उनको जाने की इजाज़त
दे दी, क्योंकि लेखक जो है अब पुस्तकें पढ़ने में उनका मन लग गया था, वो पुस्तकें पढ़ने लगे थे। किंतु दूसरे ही दिन जो है लेखक वो आ गए, सुमित आ गए, फिर आ गए दूसरे दिन सुमित। अब इन्होंने अपना काम बंद किया, पढ़ना बंद किया, और फिर ये दोपहर को चल दिए। टिंगरी वहाँ से बहुत दूर नहीं था। इन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर के टिंगरी की ओर निकल गए।